But when you compare them to other top government institutes like IITs, AIIMS, which have better infrastructure, bigger infrastructure, more facilities, more faculties, and still charges less than many NLUs, then it starts to feel bit unfair. So when we hear the term government college, we usually think it will be more affordable, right? Like how IITs, AIIMS, they offer low fees or scholarship for their students. But if you have checked the fee structure of NLUs, you'd see that most of them charges 2 to 4 lakh rupees every year. And honestly, that makes a lot of students and parents wonder, why are they so expensive? Aren't they government colleges? Or aren't they government funded? Why is a law degree costing more than an engineering one? And what makes it even more confusing is that most people don't even question it. We are so used to hearing names like NLSIU, NALSAR, NUJS that we often assume by ourselves, well, they are top NLUs, maybe it is how it is. But when you compare them to other top government institutes like IITs, AIIMS, which have better infrastructure, bigger infrastructure, more facilities, more faculties, and still charges less than many NLUs, then it starts to feel bit unfair. So in this video, I'm not just talking numbers, I'll walk you through how NLUs are different from IITs or AIIMS, how their funding model works, and whether it is justified. Because if you are investing 15-20 lakhs in your studies, then you must know where that money is going, right? So with this, let's start with our video for the day. So the question lies here, why are NLUs so expensive? Are they even government colleges? So very first question lies here itself, कि क्या NLUs वाकई में गवर्नमेंट कॉलेजेस है भी, ठीक है? इसके पीछे का सच क्या है जो इसकी एकदम एग्जॉर्बिटेंटली हाई फीस है, उसके रीजंस को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। और कुछ लोगों के अंदर अगर ये भी कंफ्यूजन है कि भाई ये गवर्नमेंट कॉलेज वेदर दे आर गवर्नमेंट कॉलेजेस और नॉट, और वेदर दे आर सेमी गवर्नमेंट और व्हाट, सो वो सारा स्टेटस आज हम यहाँ क्लियर कर लेंगे इस वीडियो के थ्रू, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू हेयर गवर्नमेंट कॉलेज व्हाट कम्स टू योर माइंड, ठीक है? जनरली जब भी हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? लो फीस, सब्सिडी, अफोर्डेबल एजुकेशन, राइट? बिकॉज एजुकेशन इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। एजुकेशन कह सकते हैं हम लोग बिकॉज ऑफ टैक्सेस, बिकॉज ऑफ फीस एंड बिकॉज ऑफ सेवरल अदर फैक्टर्स। एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया इज नॉट ईजिली एसेसिबल टू एवरीवन, ठीक है? एसेसिबल है बट नॉट दैट ईजिली, ठीक है? तो सबसे पहला रीज़न ये आता है कि जब भी हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, तो एक गवर्नमेंट कॉलेजेस की एक छवि बनी हुई है, एक इमेज बनी हुई है कि बिकॉज दे आर गवर्नमेंट कॉलेजेस, इनको गवर्नमेंट से फंड मिलता है, तो इसीलिए हम लोग से मतलब स्टूडेंट से ये लोग कम फीस लेते हैं, दे चार्ज लेस फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर ऑलरेडी गेटिंग फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, वेदर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू मैनेज देमसेल्स, राइट? प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है? प्राइवेट कॉलेजेस को तो आप फीस देते हो, जो आप फीस देते हो उसी से वो ऑपरेट करते हो, उसी से वो खर्चा निकालते हो, उसी से वो सब चलते हैं, उनको स्टेट से कोई ग्रांट नहीं मिलता है, इसीलिए वो अपने नियम कानून हर चीज़ अपने हिसाब से बनाते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट कॉलेजेस में गवर्नमेंट का बनाया हुआ, गवर्नमेंट का इस्टेब्लिश्ड कॉलेज होता है वो, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी मेंटेनेंस गवर्नमेंट करेगी, आपको एक लिमिटेड फीस उसमें देनी होती है, ठीक है? और फिर उसके बाद आपका एजुकेशन वहाँ से क्वालिटी एजुकेशन इन लोअर फीस वो हो जाती है, ठीक है? देन why do NLUs charge 2 to 4 lakhs rupees every year despite being a government institute? The main question lies here itself, ठीक है? तो आज हम लोग को कोशिश करनी है कि हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस अच्छे से कर पाएं, और जब आप लोग इस वीडियो के बाद जाओ तो आपको ये कंफ्यूजन ना रहे लाइफ लॉन्ग कि NLUs, why are NLUs despite being government colleges they are so expensive, right? So पहला क्वेश्चन ही ये आता है NLUs की फीस देखकर कि क्या NLU गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है भी? इज NLU रियली अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट? बिकॉज आप सिम्बाइसिस में भी देखोगे तो 5 ईयर लॉ कोर्स के अराउंड इतनी ही फीस जाती है जितनी एक NLU में जाती है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है सिम्बाइसिस में थोड़ी ज़्यादा हो, बट देन ऑलमोस्ट इट इज सेम, ठीक है? एंड डिस्पाइट सिम्बाइसिस इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाइल NLUs दे आर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन अपॉन देयर existence that whether they are actually government institutes or not just because of their fees, right? So इसका क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स ये होगा कि ये जो
NLUs हैं, yes, they are indeed government institutes and they are set up by the state government, not the central government like IITs and AIIMS. पहला रीजन ये है, ठीक है। IITs और AIIMS जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे मैनेज करता है। वाइल जो NLUs होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करता है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि सपोज आपकी कोई सा भी NLU ले लो, लाइक सपोज NLU प्रयागराज, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी RPNLU प्रयागराज, ठीक है। उसको सेटअप किसने किया? उसको सेटअप किया है यूपी की स्टेट गवर्नमेंट ने, और यूपी की स्टेट गवर्नमेंट ही उसको फंड देती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला रीजन तो यही फिगर आउट हो जाता है कि अगर हम लोग NLU की बराबरी IITs या AIIMS या IIMs या किसी भी और ऐसे इंस्टीट्यूट से करते हैं, DU से करते हैं सपोज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित है, तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहीं पे आ जाता है कि हम NLU की जिन इंस्टीट्यूट से बराबरी कर रहे हैं इन रिगार्ड ऑफ फीस, ठीक है, फीस के रिगार्ड में हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि IITs तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से वहां पे कम फीस है, NLUs गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से तो वहां ज्यादा फीस क्यों है? तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि IITs, AIIMS या आप जिस भी और इंस्टीट्यूट से बराबरी कर रहे हो NLU की, वो दे आर established by the central government themselves, ठीक है, while NLUs, national law universities, they are set up by the state government, ठीक है। तो इसका क्या रीजन है कि स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है? तो भाई जब कोई स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करे तो सबसे पहली बात है, सबसे फर्स्ट थिंग लाइज हियर, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में जो सबसे ज्यादा डिफरेंसेस आते हैं वो क्या है? पहला मेन डिफरेंसेस ये है कि IITs बिकॉज उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्योंकि सेटअप किया है, तो जो रेगुलेशंस है IITs की वो सारे IITs में थ्रू आउट सेम रहेगी, नो मैटर वो कहाँ है इंडिया में, ठीक है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में हाँ अपने अपने IITs की ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं जो वो अपने लेवल पे जिस पे वो डिसीजन ले सकते हैं, बट मोस्टली इन टर्म्स ऑफ फीस, इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल लेवल की जो चीज़ें होती हैं, वेदर इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स और वेदर इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट और वेदर इन टर्म्स ऑफ यू नो एनी सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी IIT का, वो एक जगह से मैनेज हो रहा है, ठीक है। बिकॉज IITs दे आर नॉट ऑटोनॉमस बॉडीज, ऑटोनॉमस बॉडीज नहीं है वो, अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं कि कल को IIT कानपुर अपने लेवल पे कुछ डिसीजन लेने लग जाए जो बाकी IIT से डिफरेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो IITs हो गया, AIIMS हो गया, IIMS हो गया, इन सब की ना एक कॉन्सोलिडेटेड एक सेंट्रल बॉडी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही बनाए हुए इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये वहां से मैनेज होते हैं। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस में ये आ गया। अब क्योंकि NLUs स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करते हैं, तो हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा हुआ है स्टेट लिस्ट में, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट में कुछ कुछ चीज़ों में डिसीजन अपने लेवल पे ले सकती है जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट नहीं कर सकती। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही यहाँ से आ जाता है कि बिकॉज हर स्टेट में अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग लॉज चल रहे हैं, अलग अलग मतलब जो स्टेट का अपना ऑपरेशंस होता है वो अलग चलता है, तो यहाँ से ही थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं। देन सेकंड थिंग क्या है, बिकॉज NLUs दे आर बीइंग सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, तो कोई एक सेंट्रल बॉडी नहीं है सारे NLUs को एक लेवल पे गवर्न करने के लिए, ठीक है, तो गवर्नेंस थोड़ा अलग जा रहा है। सेकंड थिंग इसमें इसी में ही एक और फैक्टर क्या आ जाता है कि ईच NLU इन इटसेल्फ इज अ ऑटोनॉमस बॉडी, ठीक है, अपने आप में ही एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है NLU, तो दे डिजाइन देयर ओन फी स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज। तो ऑटोनॉमस होने की वजह से NLUs को ना ये फ्रीडम मिलती है कि वो अपनी पॉलिसीज या अपनी फीस को अपने हिसाब से सेटअप कर सके, ठीक है। देन थर्ड इज नो सेंट्रलाइज्ड फंडिंग बॉडी लाइक MHRD और UGC रेगुलेटिंग देम स्ट्रिक्टली। UGC क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। UGC क्या काम रहता है? मोस्टली जितनी भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ना, जो भी इंडिया में, नॉट ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बल्कि कोई भी यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो उन यूनिवर्सिटीज को गाइडलाइंस देती है UGC, ठीक है। बेसिकली UGC इज द बॉडी विच इज कंडक्टिंग ऑल द थिंग्स ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। तो UGC की गाइडलाइंस जो भी होती है, जैसे सपोज UGC ने अगर गाइडलाइन दी है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में मिनिमम 90 दिन का अवकाश होना चाहिए, तो ये गाइडलाइन है जो सारी यूनिवर्सिटीज को फॉलो करनी होगी, ठीक है। तो UGC इज द रेगुलेटिंग बॉडी, बट UGC का क्या है? नो सेंट्रलाइज फंडिंग बॉडी लाइक MHRD और UGC रेगुलेटिंग दैट स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो UGC क्या है कि अब जो मोस्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है ना, उन पे UGC का ज्यादा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो सेंट्रल जो उनकी गाइडलाइंस रहती है ना, मेनली जो UGC एक्ट है उसमें ये दिया हुआ है कि जो मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज है ना, उनको UGC की गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। अपने आप से यूनिवर्सिटी कुछ डिसीजन नहीं ले सकती। कल को कोई यूनिवर्सिटी, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, कल को कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर ये कह देती है कि हम लोग
ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं कराएंगे, या सपोज हम लोग कोई एक समर वैकेशंस नहीं कराएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, वो यूजीसी की गाइडलाइन का उल्लंघन होगा। ठीक है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी को, जो भी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोस्टली, अगर उसे कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी नियम बनाना है, तो वो यूजीसी की गाइडलाइन के तहत बनाएगी। ठीक है, तो पहला रीजन ही, मतलब पहले रीजन में ही हमने काफी सारे रीजंस देख लिए कि बिकॉज एनएलयू इज अ ऑटोनॉमस बॉडी, दे आर सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड दे डोंट हैव एनी सेंट्रलाइज्ड फंडिंग बॉडी लाइक एमएचआरडी और यूजीसी रेगुलेटिंग देम स्ट्रिक्टली। तो पहला रीजन यहीं से आ जाता है। जो अभी हम लोग सिर्फ फीस का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, फीस का तो मेन पॉइंट है, बट हम लोग दूसरे पॉइंट्स पे भी डिस्कस करेंगे कैसे एनएलयू दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से डिफरेंट है। ठीक है, देन नो मासिव सेंट्रल फंडिंग। ठीक है, पहला रीजन हमने डिस्कस कर लिया, उसी में ही अब हम पॉइंट आउट कर करके जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आ रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पहला आ गया नो मासिव सेंट्रल फंडिंग। अब स्टूडेंट्स क्या है, जैसे आप आईआईटीज में देखोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखोगे, एम्स में भी इनफैक्ट देखोगे, या कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी आप देखोगे ना, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, बजट प्रपोज होता है प्रॉपर, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी यूनिवर्सिटी के खर्चे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बनाना है, कोई अगर एजुकेशनल ब्लॉक खोलना है, कोई सपोज रिसर्च वर्क का काम है। ठीक है, तो जो भी खर्चे हैं, कोई अगर यूनिवर्सिटी को एक्सपैंड करना है, या कॉलेज को अगर कुछ कोई फंक्शन कराना है, कुछ एक्सपेंसेस की नीड है, ये सारी की सारी जो इन सारे खर्चों के लिए केंद्र से पैसा आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है यूनिवर्सिटीज़ को। तो जब उनको पैसा आ रहा है उनके खर्चे पूरे करने के लिए, तो उनको ये नीड नहीं पड़ती कि वो स्टूडेंट से फिर चार्ज करें। स्टूडेंट से पैसे लेने का किसी भी इंस्टीट्यूट का क्या मकसद होता है कि उनको भाई अगर ऑपरेट करना है, पढ़ाना है, तो पैसा चाहिए ना, बिना पैसे के कैसे खर्चा कर पाएंगे। तो जब पैसा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को, या फिर क्या कहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल रहा है, तो उनके सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है ना आपसे पैसे लेने के लिए, आपसे पैसे और आपसे ज़्यादा फीस लेने के लिए, अपने खर्चे मेट आउट करने के लिए। उनके खर्चे तो वैसे ही मेट आउट हो रहे हैं, है ना। तो पहला रीज़न ही है कि आईआईटीज, एम्स, दे गेट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअली, एनुअल बेसिस पे उन्हें मिलता है। ठीक है, एनएलयूज only limited grants from state governments and sometimes not even that. अब because as I just mentioned कि these NLUs they are set up by state government, ठीक है। हालांकि don't be confused, NLUs they are not state universities, NLUs are national universities, सेंट्रल लेवल पे ही है, लेकिन उसका जो सेटअप है ना, उसका जो ऑपरेशंस है ना, वो स्टेट लेवल पे होता है। ठीक है, एनएलयूज का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट कराती है। बॉडी जो एनएलयू है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है, वैसे तो वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही काउंट होगी। ठीक है, बट अब जैसे क्या है कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अपने आप में हर एनएलयू एक ऑटोनॉमस एनएलयू है, बिकॉज वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जा रहा है। आईआईटीज में डिफरेंस क्या है, आईआईटीज को सेंटर ही सेटअप करता है। अगर कोई आईआईटी दिल्ली में खुला तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने खोला है, कानपुर में खुला हुआ है तो उसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने खोला है। ठीक है, तो उनको सेटअप भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, मैनेज भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन एनएलयूज का सेटअप सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि भाई आईआईटीज, एम्स, अब क्योंकि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया, तो इनका खर्चा, इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, सब पूरी करती है। कैसे पूरी करती है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ एनुअली पे करके हर यूनिवर्सिटी को। ठीक है, जो उनकी, अब हम लोग जिनसे कंपेयर कर रहे हैं एनएलयू को, जैसे आईआईटीज हो गया, एम्स हो गया, या कोई और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले लो आप, या और कोई गवर्नमेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, एनएलयूज का सीन क्या है कि एनएलयूज में क्यों फीस ज़्यादा है, यहीं से आप समझ सकते हो कि फीस ज़्यादा होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि भाई यूनिवर्सिटी को अपने खर्चे निकालने हैं। एनएलयू में भी आप देखो, कोई सा भी आप एनएलयू उठा के देख लो, उसको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करने के लिए बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग के अंदर फिर उसके फर्नीचर लगाएंगे, हर चीज़ करेंगे मैनेज, हॉस्टल बनाएंगे। ठीक है, या फिर सपोज कोई रिसर्च वर्क है, या फिर अगर कोई ओरिएंटेशन वर्क है, कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, कोई विजिट है, कुछ भी है, तो जो भी खर्चे होते हैं ना किसी भी नेशनल यूनिवर्सिटी के, वो जो आपसे वो पैसे ले रहे हैं ना, फीस ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फीस, उसी से वो मेट आउट कर रहे हैं, टीचर्स की सैलरी। तो अब आप खुद बताओ, जब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से लिमिटेड ग्रांट मिल रहा है, वो भी कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, तो खर्चा कैसे कोई भी यूनिवर्सिटी पूरा करेगी। तो यही रीज़न, ये सबसे बड़ा इनफैक्ट रीज़न है कि क्योंकि एनएलयूज दे आर नॉट सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, एंड देन
दे आर सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट खुद भी उतनी केपेबल नहीं होती है कि इतना ज़्यादा पैसा दे दे, तो जितना उनसे बन पड़ता है उतना वो दे देते हैं, बाकी फिर क्या, अब अपने खर्चे मेट आउट वो कैसे करेंगे, आपके थ्रू ही करेंगे। तो ये रीज़न है कि ये सबसे बड़ा रीज़न है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होते हुए भी, एक गवर्नमेंट कॉलेज होते हुए भी इतनी ज़्यादा फीस आपसे डिमांड करती, ठीक है। आईआईटीज़ अगेन गवर्नमेंट कॉलेज होते हुए भी ज़्यादा फीस क्यों नहीं डिमांड करते, क्योंकि उसको गवर्नमेंट खुद पे कर रही है, गवर्नमेंट उसकी मेंटेनेंस के लिए पैसा दे रही है, ठीक है। सिमिलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आप देख लो, कोई फीस नहीं है, वहाँ पे भी नेग्लिजिबल फीस है ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में, ठीक है। क्यों कम है, अगेन द सेम रीज़न कि बिकॉज उन जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसको सेंटर से पैसा मिल रहा है अपनी मेंटेनेंस के लिए, तो उसे नीड ही नहीं पड़ रही है कि वो बच्चों से पैसा ज़्यादा ले, ठीक है। 10-10 20-20 हज़ार रुपये सालाना सैलरी है, ठीक है, और सालाना फीस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो दीज आर सम, यू नो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन। सो एनएलयूज को अब जब यहाँ से पैसा नहीं मिल रहा है, सेंटर से पैसा नहीं मिल रहा है, स्टेट से भी लिमिटेड पैसा ही मिल रहा है, तो फिर रन कैसे करते हैं, ऑपरेशंस उनका कैसे होता है। तो पहला वही चीज़ जो हमने डिस्कस करी, स्टूडेंट फीस। सेकेंडली ओकेजनल ग्रांट्स, डोनेशन, किसी कोई ग्रांट आ गया, कोई डोनेशन आ गया, ठीक है। थर्ड इज सेल्फ जनरेटेड रेवेन्यू। सेल्फ जनरेटेड रेवेन्यू कैसे होता है भाई, कोई मान लो आपने देखा होगा 1 ईयर कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स निकाल दिया, ठीक है। जर्नल अगर आपको सपोज वहाँ से छपवाना है, तो जर्नल छपवाने की एक फीस लगती है, वो फीस। तो दीज आर सम sources of revenue for a national law university because they don't get much from government, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, मोस्ट एनएलयूज दे ऑफर 24/7 हॉस्टल्स। भाई ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा रिलेट करना है, ये चीज़ों को आप रिलेट करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं चाहता तो ये वीडियो आराम से 5-10 मिनट का आपको ये सारे स्लाइड दिखा के पढ़ के चला जाता, बट द रीजन दैट आई एम स्टेइंग हियर एंड ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस कॉम्प्रिहेंसिवली इज बिकॉज कि आप एक लीगल फील्ड में जा रहे हो, लीगल कोर्स में जा रहे हो, तो एटलीस्ट आपको उसका ना सब कुछ पता होना चाहिए। सिर्फ सिलेबस तो अच्छी बात है, सिलेबस अगर आपका कवर्ड है, मॉक्स में अच्छा ला रहे हो, बट ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट थॉट अबाउट क्वेश्चन, लोग बहुत सोचते थे इस बारे में। तो माय ओनली इंटेंट इज दैट कि आज जब आप यहाँ से जाओ तो आपको अच्छे से रीज़न पता हो, 4 लोग को आप भी बता पाओ और उनको भी वीडियो का लिंक शेयर करके उनको भी समझा पाओ, ठीक है। तो अब बिकॉज भाई एनएलयूज में जब 24/7 हॉस्टल है, हॉस्टल में एसी है, इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब एसी क्या, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, खाना खाओगे, खाने का खर्चा है, राशन आता है, हर चीज़ है, प्लेट्स है, मेस सर्विसेज हैं, लॉ लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, लीगल डेटा बेसिस है, मनुपत्रा, एससीसी ऑनलाइन, देन इंटरनेट, वाईफाई, ट्रांसपोर्ट, आईटी सपोर्ट, ठीक है, देन सिक्योरिटी आपकी ऑब्वियसली वहाँ की जाती है, हाउस कीपिंग, लॉन्ड्री, कपड़े धुलने हैं। तो ये सारे खर्चे कैसे मेट आउट होंगे, और फिर इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, 100-120 स्टूडेंट एक मतलब उसमें एडमिट होते हैं, अगर वहाँ 5 साल के बच्चे भी रह रहे हैं तो 120 इंटू 5 आप कर लो, अराउंड 600-700 बच्चे रहते हैं एक एनएलयू में, बल्कि इससे ज़्यादा ही रहते होंगे, ठीक है। फिर ये इतने बच्चे हैं, फैकल्टीज़ हैं, फिर उसके बाद नॉन टीचिंग फैकल्टीज़ हैं, मतलब नॉन टीचिंग फैकल्टीज़ होती हैं, मतलब नॉन टीचिंग का जो स्टाफ होता है, एडमिशन वगैरह वाले जो होते हैं, प्यून्स हैं। तो अब इतने सारे लोग हैं, उनका खाना पीना रहना एक्सपेंसेस होते ही है ना, खर्चे तो देखो होते ही हैं, ठीक है। देन दीज आर बंडल्ड इन योर फीस एज हॉस्टल चार्जेस, मेस चार्जेस, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस फीस, डेवलपमेंट फंड। तो ये सारा मेट आउट करने के लिए वो आपकी फीस में ये सब डाल के प्रोविजन आपसे वसूल लेते हैं, ठीक है। देन फैकल्टी सैलरी एंड विजिटिंग एक्सपर्ट्स, अगेन ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर ली थी कि एनएलयू दे डू हायर सीनियर लॉयर, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स एज विजिटिंग फैकल्टीज, ठीक है। विजिटिंग फैकल्टी मतलब कि पेरोल पे वहाँ परमानेंट नहीं काम करते हैं, गेस्ट लेक्चरर होते हैं, मतलब उनको अपना पर लेक्चर के अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट मिलता होगा। तो अब भाई इतने बड़े कॉलेज में, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप गए हो, बड़े बड़े वकीलों से आप पढ़ोगे, जज से आप पढ़ोगे, ब्यूरोक्रेट से पढ़ोगे, तो उनको पे तो करना पड़ेगा ना, अच्छा खासा ही पे करना पड़ेगा, तो वो भी खर्चा है, ठीक है। देन उसके बाद आपका सिंस दे कॉम्पिटिटिव सैलरी फॉर प्रोफेसर समटाइम्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अब सीधी सी बात है, आप में से कुछ जो भी एस्पायरिंग लॉ एस्पिरेंट्स हो, उनका ये भी ड्रीम होगा, कुछ का ये ड्रीम होगा कि एडवोकेट बनना है, किसी को जज बनना होगा, बट कुछ का ये भी ड्रीम होगा कि मुझे आगे लॉ प्रोफेसर बनना है। तो वो ड्रीम में अगर सपोज आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका वो ड्रीम सिर्फ इसलिए कि उसमें हैंडसम सैलरी, हो सकता है आपको पढ़ाने का शौक हो, बट देन अगर उसमें सैलरी अच्छी नहीं होगी, कॉम्पिटिटिव सैलरी नहीं होगी, तो क्या आप उस प्रोफेशन में तब भी जाना पसंद करोगे? हो सकता है कोई करे, बट मोस्ट ऑफ यू आई डोंट थिंक सो, नहीं करोगे, ठीक है। तो भाई सैलरी अच्छी रखनी है, एनएलयू में जाकर अब सीधी सी बात है ना। आप एक बात बताओ, एनएलयू
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है, अगर वो अच्छी सैलरी नहीं देगी फैकल्टीज़ को, तो वहाँ कोई क्यों पढ़ाने जाएगा। और सीधी सी बात है, अगर आप भी एक अच्छे प्रोफेसर कल को बनोगे, आपको आपकी वैल्यू का पता है, एक तरफ एनएलयू है, एक तरफ एमिटी यूनिवर्सिटी है, एमिटी आपको 2 लाख रुपए दे रही है महीने का, एनएलयू आपको 50,000 रुपए दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप एमिटी चले जाओगे ना। तब तो फिर सारी फैकल्टीज ही दूसरे कॉलेजेस में चले जाएंगे, अगर एनएलयू अच्छी सैलरी नहीं देगा अपने टीचर्स को। तो एनएलयूज के ऊपर एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दे नीड टू ऑफर हैंडसम सैलरीज टू देयर प्रोफेसर्स, ठीक है। तो वो अब अगर मतलब सपोज 1.5 लाख से 2 लाख के अराउंड भी अगर एक प्रोफेसर की सैलरी है, और अगर एक कैंपस में सपोज 15-16 प्रोफेसर है, तो आप मंथली सैलरी का अनुमान खुद ही निकाल सकते हो उससे, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव सैलरीज हैं, फिर सीनियर लॉयर्स जैसे मैंने आपको बताया ये सब हायर करते हैं। तो सिंस देयर इज नो फिक्स्ड यूजीसी पे स्केल एनफोर्समेंट, दीज आर मार्केट डिटरमाइंड। अब बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि ये यूजीसी के थ्रू उतना ज़्यादा यहाँ पे यूजीसी का इंटरफेरेंस नहीं रहता है, ठीक है। तो उस वजह से अब जैसे यूजीसी का तो एक फिक्स्ड पे है, जैसे अगर आप एक बार जब नेट जेआरएफ दे के क्लियर कर लेते हो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो यू स्टार्ट विद अ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उसमें आपका एक पे स्केल डिसाइड होता है, एक पे बैंड डिसाइड होता है, जो यूजीसी के नॉर्म्स के तहत होता है। ऐसा नहीं कि अपने मन से ही आपको कोई कुछ बोल रहा है। बट क्योंकि यहाँ पे कोई यूजीसी का फिक्स्ड पे स्केल नहीं, इन्फोर्समेंट नहीं चलता है, तो जो मार्केट प्राइस डिटरमाइंड है, अगर मार्केट में 1.5 लाख चल रहा है, 2 लाख चल रहा है, 2.5 लाख चल रहा है प्रोफेसरों का रेट, प्रोफेसर्स के पढ़ाने का अगर कोई मंथली एक्सपेंस अगर इतना चल रहा है, तो उतना ही डिटरमाइन किया जाता है, उतना देना पड़ता है, ठीक है। देन लिमिटेड बैच साइज इज इक्वल्स टू लो रेवेन्यू, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, कि क्यों एनएलयू में फीस ज़्यादा है। अब जैसे स्टूडेंट्स क्या होता है, आईआईटी हो गया आपका, आईआईएम हो गया आपका, आईआईएम नहीं, चलो आईआईएम में भी काफ़ी ज़्यादा फीस रहती है, बट बिकॉज आईआईएम में फीस इसलिए भी ज़्यादा है बिकॉज वो आपकी प्लेसमेंट भी करवा देते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट आपके एनएलयूज में भी होती है, बट वो आरओआई एक चीज़ होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, आईआईटीज हो गया, एम्स हो गया, इनके बैच साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे आप एनएलयू में देखोगे, एनएलएसआईयू का ही देख लो आप, एनएलएसआईयू में ही पर ईयर आप अगर सारी जनरल वगैरह सारी सीट्स आप मिला लोगे, जनरल प्लस सारी रिजर्व प्लस अनरिजर्व सीट्स, तो मैक्स टू मैक्स आई गेस 140-150 सीट्स के अराउंड है, ठीक है। 120 से 150 सीट्स के बीच में रहता है, यही हर एनएलयू में सीटिंग कैपेसिटी, मतलब नॉट मोर देन 140-150 से ऊपर किसी भी एनएलयू में नहीं सीट्स है, ठीक है। वही आप आईआईटीज में देखोगे, तो आईआईटीज में पर आईआईटी मतलब अराउंड 250 टू 300 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो बैच साइज, अब क्योंकि वहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, पैसे देने वाले भी ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बर्डन। बट जब आपके पास कम बच्चे हैं, ठीक है, बैच साइज कम है, ठीक है, आपको अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं, तो फिर अगर सपोज 200 लोगों का बैच साइज होता, तो जो टोटल मनी की रिक्वायरमेंट आ रही है, जो 120 बच्चों के में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो 120 बच्चों की फीस से जो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट होगा, वही रेवेन्यू अगर आप 200 बच्चों में से एक्सट्रैक्ट कराने की कोशिश करोगे, तो वो 120, मतलब क्योंकि अब हेड्स बढ़ चुके हैं ना, तो वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो आई गेस आप लोग, मतलब आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो व्हाट माय पॉइंट इज, कि व्हेन योर बैच साइज इज बिगर, योर रेवेन्यू इज बिगर। व्हेन योर बैच साइज इज लो एंड यू स्टिल वांट हायर रेवेन्यू, तो व्हाट यू डू इज कि आप जो आपके पास कम लोग हैं, उन्हीं को ही आप ज़्यादा दे देते हो कि यार तुम ही लो, तुम ही कर दो, ठीक है। तो ऐसे होता है, जैसे सपोज अगर एनएलयू को सपोज 100 रुपए का रेवेन्यू अचीव करना है एक महीने में, ठीक है, 100 रुपए का, जस्ट टेक इट एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। और एक बच्चे की फीस है सपोज 20 रुपीज़, ठीक है। 5 बच्चे, अगर 5 बच्चों का बैच साइज है, तो 20-20-20 करके 5 लोग आ गए, ठीक है। अब सपोज सीटिंग कैपेसिटी है 2 लोगों की, ठीक है, रेवेन्यू अभी भी लाना है 100, तो कैसे रेवेन्यू आएगा, अगर 2 की सीटिंग कैपेसिटी है, तो जो बर्डन अभी तक 5 लोगों में डिवाइडेड था, अब वो 2 में आ जाएगा। तो जब वही रेवेन्यू अचीव करना था 5 लोगों में, तो 20-20 रुपए फीस थी। अब वही रेवेन्यू जब आपको 2 लोगों में अचीव करना, तो 50-50 रुपए फीस हो गई। तो जैसे ही बैच साइज कम हुआ, फीस ज़्यादा हो गई। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि जहाँ आईआईटीज में, एम्स में सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है एनएलयू के मुकाबले, तो एक ये भी फैक्टर है कि बिकॉज एनएलयू में फीस भी कम है, अराउंड 80 से 120 स्टूडेंट्स ही रहते हैं, ठीक है, एक बैच में। तो इसी वजह से अब क्योंकि फीस का फिर बर्डन उन्हीं के ऊपर आ गया ना सारा, तो इस वजह से एक ये भी रीजन है आपका कि वहाँ पे फीस हायर है। देन टू सस्टेन ऑपरेशन कॉस्ट पर स्टूडेंट गोज अप, ये हम लोगों ने डिस्कस किया, जो हमने डिस्कस किया वही यहाँ पे लिखा है, नो मास रेवेन्यू मॉडल इज इक्वल्स टू हायर फीस पर हेड। देन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, अगेन
जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया तभी कि अब क्योंकि धीरे धीरे अब क्या है, एनएलयूज में भी आप देखोगे ना, क्लैट का पहले इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, पहले बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं देते थे। ये लास्ट 4-5 ईयर से ट्रेंड ऊपर गया है, और जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और ज़्यादा लोग अब लॉ में और क्लैट में इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं अपकमिंग ईयर्स में। तो अब अगर अपकमिंग ईयर्स में वो दिखाने वाले हैं और अपकमिंग ईयर्स में वो अगर आएंगे तो उन्हें एकोमोडेट करने की तैयारी तो अभी से ही चालू करनी होगी। तो मैनी एनएलयूज दे आर एक्सपेंडिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू एकेडमिक ब्लॉक्स बना रहे हैं, हॉस्टल बना रहे हैं, लैब्स बना रहे हैं, मूड कोर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। देन दीज आर ऑफन सेल्फ फंडेड थ्रू फी हाइक्स। ये कैसे सेल्फ फंड किया जाता है, वही फी हाइक करके आपकी फीस बढ़ा के। देन स्टूडेंट्स एंड अप पेइंग फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दे में नेवर यूज। तो अब ये तो खैर होता ही है, हमने भी स्कूल में, मतलब मैं भी जब 2016 में स्कूल छोड़ रहा था तो हमसे भी स्विमिंग पूल बनाने के पैसे ले लिए थे, और वो ऑपरेशनल हुआ था 2017 में, तो हम तो यूज़ ही नहीं कर पाए, बट पैसा देना पड़ा था। तो दिस इज द फैक्टर। देन नेक्स्ट थिंग इज नो कास्ट बेस्ड सब्सिडी लाइक आईआईटीज। यस, आईआईटीज में एक चीज़ क्या है, आईआईटीज में या दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, कि दे प्रोवाइड सम फी वेवर्स फॉर सर्टेन कैटेगरीज। जैसे आईआईटीज में देर इज 100% फी वेवर्स फॉर स्टूडेंट्स विथ फैमिली इनकम बिलो 1 लाख रुपीज़। किसी के अगर 1 लाख से कम है ना इनकम, तो उसके लिए पूरा 100% फी वेवर है। देन 2/3 सब्सिडी फॉर इनकम बिलो 5 लाख रुपीज़। जिनकी 5 लाख से कम है सालाना इनकम, उनके लिए 2/3 सब्सिडी मिल जाती है फीस में। देन एनएलयूज दे हैव नो यूनिफॉर्म फी वेवर पॉलिसीज। एनएलयूज की ऐसी कोई फी वेवर पॉलिसीज नहीं है। देन सम हैव स्टेट कोटा बेस्ड पार्शियल वेवर्स बट नॉट यूनिवर्सल। अगेन वही चीज़ आ जाती है कि स्टेट कोटा बेस्ड आपको मिल सकता है अगर वो स्टेट का एनएलयू दे रहा है कोई इस तरीके का रिलैक्सेशन, अदरवाइज यूनिवर्सल तो नहीं है। तो देखो स्टूडेंट्स, यही मतलब पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है कि ना, कि हर एनएलयू अपने अपने लेवल। अब जैसे आप महाराष्ट्र में देखोगे, महाराष्ट्र में इन दिस मुंबई में, नागपुर में जो 2 एनएलयूज है, वहाँ पर रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। वहाँ पे आप इनफैक्ट देखोगे तो ओबीसी एससी एसटी चलता ही नहीं है वहाँ पे। इफ़ यू आर फ्रॉम एमएच कैंडिडेट, और अगर आप एमएच कैंडिडेट में कैटेगरी में आते हो तो वो सीट्स आपके लिए मिलेगी, अदरवाइज वो अगर कोई महाराष्ट्र के बाहर का कोई ओबीसी एससी एसटी तो वो वहाँ के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ आती है कि एनएलयू, हर एनएलयू अपने अपने लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, ऑटोनॉमस है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं उस वजह से, ठीक है। देन ये हमने सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लिए कि क्यों एनएलयूज की फीस इतनी ज़्यादा रहती है बजाय दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आर एनएलयूज रियली वर्थ द कॉस्ट? जो आप इतना ज़्यादा वहाँ पे कर रहे हो, क्या मतलब वो उसको वो वसूलने लायक है? क्या उसका कोई फ़ायदा है? क्या वो वसूल हो पाएगा? ठीक है। तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज कि टॉप एनएलयूज लाइक नालसार, एनयूजेएस, एनएलयू जे, दैट इज एनएलयू जोधपुर, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे जो प्लेसमेंट पैकेज है वो बहुत डिसेंट है, मतलब 12 से 18 लाख के बीच में है, ठीक है। डिसेंट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप किसी आईपी मैट के एस्पिरेंट से, आईपी मैट का एस्पिरेंट कौन होता है? जो बीबीए प्लस एमबीए आगे करना चाहता है, 12th के बाद ही होता है। क्लैट के जैसे एक एग्जाम होता है मैनेजमेंट रिलेटेड, वहाँ पर आपको मतलब जो प्लेसमेंट होती है वो, ये तो मतलब ये आप समझ रहे हो, स्टार्टिंग प्लेसमेंट होती है सिर्फ, और यहाँ लॉ आपके क्लैट में फाइनल है, वहाँ पे आपकी आराम से 20-20 लाख, 30-30, 40-40 लैक्स तक की प्लेसमेंट होती है आईपी मैट में, ठीक है। फिर वो आपका आईएम के थ्रू, मतलब बीबीए प्लस एमबीए भी होता है, बट देन वहाँ पे आरओआई का पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लगभग 15 से 20 लाख रुपए डालकर लॉ की डिग्री ले रहे हो और उसके बाद आपको ये प्लेस पैकेज मिल रहा है, दिस इज विच इज नॉट बैड एट ऑल, ठीक है। मतलब अब यही चीज़ है ना, हर किसी के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिफर कर सकता है, किसी के लिए हो सकता है ये अच्छा आरओआई हो, किसी के लिए हो सकता है बहुत बेकार हो। तो एक कॉमन फैक्टर को रख के बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वाकई में जो ये फीस लेते हैं एनएलयू वो वर्थवाइल है भी या नहीं है, ठीक है। तो अब वो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो, मैं आपको यहाँ से ये समझा सकता हूँ कि इस एनएलयू में ये आपको प्लेसमेंट मिल सकती है, आपको ठीक लगे तो आप इतना इन्वेस्ट करो, नहीं लगे तो फिर देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। तो जो टॉप एनएलयूज है वहाँ पे आपको 12 से 18 एलपीए मिलता है, वो भी फॉर टॉप फ्यू। मीडियन इज 8 एलपीए, ठीक है। मीडियन पैकेज आपका 8 एलपीए रहता है, मीडियन मतलब एवरेज पैकेज, 8 लाख रुपए पर एनम, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या चीज़ आती है कि जो टॉप एनएलयूज है उनमें तो आपको ठीक ठाक मिल जाता है, मतलब आपका पैकेज अच्छा मिल जाता है, बट देन अगेन लेट मी क्लियर वन थिंग कि ऐसा नहीं है कि अगर आप सपोज एनएलएसआईयू में घुस गए एक बार तो आप 5 साल के बाद वही पैकेज उठा के निकलोगे, दिस इज नॉट गारंटीड, ठीक है। देयर आर सर्टेन कंडीशंस एज वेल, कंडीशंस एज सच कि भाई अगर आपका सिलेक्शन हुआ है
तो उसके बाद यू नीड टू बी एक्टिव इन योर एकेडमिक्स एंड एवरीथिंग। उस पूरे 5 साल में ना आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना होगा। अगर आपने अच्छी इंटर्नशिप्स कर रखी होंगी, काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स कर जितनी आपने मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे खड़े होके बस बोल सकता हूँ कि आप जितना अपनी कॉलेज लाइफ में एक्टिव रहोगे, जितना मूड कोर्ट्स में पार्ट लोगे, जितनी इंटर्नशिप्स करोगे, जितना ज़्यादा रिसर्च वर्क करोगे, मतलब पढ़ाई तो करनी ही है आपको, सेमेस्टर में तो आपको अच्छा स्कोर करना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बाकी के टाइम में आप ये सब करते रहते हो 5-5 साल, अपने 5 साल में अगर आपने सपोज़ अच्छी 4-5 इंटर्नशिप्स कर रखी हैं लॉन्ग टर्म की, 1-1 2-2 महीने की भी, है ना? और अगर आपने मूड कोर्ट्स में भी अच्छे से पार्ट ले रखा है, आपने एक्स्ट्रा करिकुलम में भी आप एक्टिव रहे हो, तो आपको आराम से ये 18 से 12 से 18 की रेंज का मिल सकता है, 18 से 20 तक का भी मिल सकता है। बट दिस इज नॉट द केस फॉर एवरी स्टूडेंट। दिस इज जस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स जो रियल में ग्राइंड करते हैं वहाँ जाके, जो 5 साल अच्छे से अपने आप को हर चीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, वो फिर ये पैकेज लेके निकलते हैं। ये हर किसी के लिए नहीं होता, और ये चीज़ प्रीटी ऑब्वियस भी है। जब भी कोई कंपनी आती है प्लेसमेंट सेल में, ठीक है, तो वो आपको पूरा अच्छे से एसेस करती है कि इसको कितना काम आता है, इसको क्या आता है, क्या नहीं आता है। और हर कंपनी में देखो लिमिटेड जगह होती है। आप एक चीज़ खुद ही प्रैक्टिकली लेवल पे सोचना, अगर एक बैच में 150 बच्चे पास आउट हो रहे हैं, एनएलएसआईयू की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ, ठीक है? 150 बच्चे अगर पास आउट हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है वहाँ पे कंपनीज़ इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ लेकर आती होंगी और सारे इतनी टॉप पोस्ट की कि सब में आपको 12 से 18 का एलपीए मिल जाए? ऑब्वियस सी बात है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो हम लोग सुनते भी हैं ना कि मतलब इतने-इतने पैकेज लग गए, ये पैकेज, ये हर किसी के लिए नहीं है। ये एनएलएसआईयू में भी मैं आपको बता रहा हूँ, मुश्किल से अगर एक बैच में 150 बच्चे पास आउट हो रहे हैं ना, तो सिर्फ इतना पैकेज मुश्किल से मैक्स टू मैक्स 15 से 20 लोग, बस उससे ज़्यादा को नहीं मिलता है। ठीक है? वो फिर गिरते-गिरते 8 तक आ जाते हैं, किसी-किसी को वो भी नहीं मिलता है, ठीक है? तो पहली मिथ तो ये निकाल देना कि एनएलएसआईयू में घुसने के बाद या टॉप 5 एनएलयू में घुसने के बाद लाइफ सेट, घुसने के बाद लाइफ सेट नहीं है, घुसने के बाद तो लाइफ स्टार्ट होती है आपकी। और वो जो लाइफ होती है ना, उसमें जो थ्रिल होता है, जो पूरे टाइम आप एक्टिव रहते हो, कुछ ना कुछ करते हो, दैट इज़ द रियल थिंग व्हिच यू विल रिमेंबर फॉर लाइफ लॉन्ग, ठीक है? तो अब हाँ, एज़ वी वर टॉकिंग अबाउट आरओआई, तो आरओआई में आपके सामने सारा मैंने डेटा रखा हुआ है। टॉप आपका, अगर आप एक्टिव रहते हो अच्छे से, किसी टॉप एनएलयू में आप घुस जाते हो, किसी टॉप एनएलयू में आपका एडमिशन हो जाता है, और अगर आप वहाँ पे एक्टिव रहते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, अब पढ़ाई के अलावा मूड कोर्स अच्छे से करते हो, ठीक है? और बाकी चीज़ों में भी एंगेज्ड रहते हो, इंटर्नशिप्स करते हो अच्छे से, रिसर्च वर्क करते हो, तो आप इस पैकेज पे आ सकते हो। अदरवाइज़ फिर अगर आप किसी लोअर रैंक्ड एनएलयूज़ में रहे हो, तो वेरी फ्यू पीपीओज़, पीपीओ मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर्स, और फर्म प्लेसमेंट्स कम होते हैं। स्टूडेंट्स ऑफन एंड अप इन लिटिगेशन और फर्दर स्टडीज़, ठीक है? अब 20 लाख खर्च करके अगर आपको लिटिगेशन ही करनी है, तो उससे अच्छा तो आई वुड से कि आपको ज़रूरत ही नहीं है एनएलयू से करने की, ठीक है? एंड देन या फिर आगे मास्टर्स के लिए जाते हैं, एलएलएम दैट इज़। तो आरओआई इसमें इमीडिएट या गारंटीड नहीं होता। ये चीज़ तो देखो स्टूडेंट सच है कि जो लॉ है ना, लॉ इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉ ऐसा चीज़ नहीं है कि मैनेजमेंट की तरह, या फिर जैसे मैनेजमेंट में ही हम लोग देखते हैं आईपी मैट में या कैट एग्जाम में, कि हमको एक बार बस घुसना है, 2 साल के बाद जब हम वहाँ से निकलेंगे तो एक बहुत बड़े पैकेज के साथ निकलेंगे, विच इज़ ट्रू, जो होता है उसमें। लॉ लेकिन वो नहीं है, लॉ को आप मैनेजमेंट नहीं बना सकते हो। लॉ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एक बार अगर आप लॉ को में घुस गए ना अच्छे से, और आपने अभी शुरुआत में प्लेसमेंट वगैरह का छोड़ दिया, या फिर शुरुआत में पैकेज वगैरह की टेंशन छोड़ दी, तो आप इतना कमा सकते हो ना इस डिग्री से, जितना आप मतलब आईआईएम वाले या फिर कैट वाले 2-3 मिलके जितना कमाते हैं। बट देन बहुत स्लो स्लो है वो सारी चीज़ें, ठीक है? लॉ इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, नॉट इंस्टेंट प्लेसमेंट्स लाइक आईआईटीज़, आईआईएम्स, ठीक है? अब जैसे आप राम जेठमलानी जी को देख लीजिए, बहुत बड़े वकील थे अपने ज़माने के, आज उनके बेटे जैसे वो काम कर रहे हैं, कपिल सिब्बल हो गए, ये लोग एक-एक हियरिंग के 1-1 करोड़ लेते हैं, 5-5, 10-10 मिनट के, 50-50 लाख, ठीक है? तो ये चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं कि ये दोनों एक ही, ऐसे बहुत आपके शहर में भी अपने एडवोकेट्स होंगे, किसी बड़े एडवोकेट का आप घर घर ही देख लो, तो फिर पता चलता है कि भाई क्या ही होगा ये, ठीक है? तो वैसा है, लॉ को आप प्लेसमेंट या उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख करके, एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़्यादा देखोगे ना, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये है, आप यहाँ से मतलब अपने लिए खुद ही समझ सकते हो कि आपके लिए क्या आरओआई है। क्या आपको 15-20 लाख रुपए डाल करके आप उससे कोई रिटर्न निकाल सकते हो इतना इन्वेस्ट करके, या आपके लिए कुछ और बेटर ऑप्शन है? अब आप आई गेस इस वीडियो के बाद ना काफ़ी स्टूडेंट्स हो सकता है अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करें कुछ चीज़ों को लेकर, जो होना भी चाहिए। अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी चीज़ें, अपना बजट, अपनी सोच, अपना विजन
हर चीज़ हमें साथ लेके चलना है, ठीक है? किसी और की चीज़ें अपने ऊपर नहीं थोपनी है कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा, और अपना किसी और के ऊपर नहीं थोपना है। हमारी कंडीशन के हिसाब से, हमारी चाहत के हिसाब से और हमारे फ्यूचर विज़न के हिसाब से हमें चीज़ें सेलेक्ट करनी है, ठीक है? अगेन आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको एनएलयू नहीं मिला तो ज़िंदगी ख़त्म है, एनएलयू से भी पढ़े, एनएलयू के अलावा और भी कॉलेजेस हैं। और अगेन आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं है कि जिसने एनएलयू से पढ़ाई नहीं करी, वो आज की डेट में अनसक्सेसफुल है, या जितने भी एनएलयू के पढ़े हुए लोग हैं सब सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है। एनएलयू के भी पढ़े हुए, आप चाहे गूगल पे देख सकते हो, आधे परसेंटेज लोग अगर एनएलयू से 1 साल में 100 बच्चे पास आउट हो तो 100 में 50 अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं, ठीक है? उनको आगे अपने लेवल पे एम्प्लॉयमेंट सर्च करना पड़ता है, ठीक है? जो किसी भी लॉ कॉलेज की कहानी है, किसी भी, आप अगर डीयू से भी पास आउट हो रहे हो तो डीयू में भी प्लेसमेंट्स नहीं है। डीयू से भी अगर आपने लॉ किया है तो फिर आपको उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए खुद ही आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है? खुद ही आपको देखना पड़ेगा, वही चीज़ आपको एनएलयू से भी करनी होगी। डीयू से अगर आपने पढ़ा होगा तो डीयू में 30,000 लॉ की फीस, 90,000 में आपका लॉ हो जाएगा। 3 साल का कर रहे हो, 5 साल का कर रहे हो, मुश्किल से 1.5-2 लाख में आपका लॉ हो जाएगा, ठीक है? बट वही चीज़ अगर आपकी 15-20 लाख रुपए डाल के भी अगर आपको कुछ मतलब एकदम इमीडिएट प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही है, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है वो, ठीक है? तो अगेन आई एम सेइंग कि एनएलयू, दे आर, yes, they are indeed the temple for law in India. They are indeed the best institutions for law in India. But then again, they do not guarantee success. The success, it totally depends upon your hard work, your vision, and what you are doing. ठीक है? इस चीज़ को हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स। देन ये हम लोग पूरा डिस्कस कर ही चुके हैं। एक पॉइंट आता है कि क्या गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए? तो नीड क्या है? वाई नो नेशनल लेवल फंडिंग बॉडी फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज? जैसे आईआईटी में आईआईटी काउंसिल है जो आईआईटी को फंड करती है, ठीक है, सारे आईआईटीज को इंडिया में। तो वैसे ही लॉ के लिए भी कोई एक कंसोलिडेटेड बॉडी क्यों नहीं है? पहला सवाल गवर्नमेंट से ही है, ठीक है, जहाँ पे मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। देन सेकंड, वाई नो यूनिफॉर्म फी कैप और सब्सिडी रूल? यूनिफॉर्म फी कैप मतलब कि एक फी कैप लग गया है, इसके ऊपर अब कभी फीस नहीं जाएगी, ठीक है, तो वो भी नहीं है। ना कोई सब्सिडी का रूल है कि सब्सिडी मिल जाएगी, ठीक है। देन why is legal education moving out of reach of the middle class? This is very serious question कि इस हिसाब से तो कोई अगर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा या कोई अगर मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी अगर स्टूडेंट आगे एनएलयू से अगर लॉ करने की ड्रीम कर रहा है तो क्या वो अपनी इस ड्रीम को आग लगा दे इस रीज़न की वजह से, ठीक है। देन फी कैप्स और रेगुलेशन, अगेन द सेम थिंग। एंड देन स्कॉलरशिप स्कीम्स एंड एजुकेशन लोन्स विद मेरिटोरियम, ठीक है। तो स्कॉलरशिप स्कीम्स लानी चाहिए गवर्नमेंट को नेशनल लेवल पर, ठीक है। एजुकेशन लोन्स की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस तरीके से मतलब आई गेस गवर्नमेंट अगर इंटरवीन करती है तो थोड़ा चीज़ें बेटर हो सकती हैं, ठीक है। देन माय फाइनल थॉट्स, एनएलयूज मे बी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑन पेपर तो है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, बट फंक्शन मोर लाइक प्राइवेट सेल्फ फंडेड यूनिवर्सिटी, विच इज इंडीड वेरी ट्रू। aspirants and parents, they must analyze long term goals, not just the brand name. Again, as a real educator, it is my duty and my whole soul responsibility to tell you and to make sure that you are not living in any myth. किसी भ्रम में आप नहीं जी रहे हो। अपनी चीज़ें देखो, अपना विजन देखो। अगर आपको आगे लिटिगेशन में जाना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आई एम एक्सप्लिसिटली सेइंग इट हियर कि यू डोंट नीड एनएलयू। आपको एनएलयू की कोई नीड नहीं, वो सिर्फ ज़बरदस्ती होगी, एक जिद होगी कि नहीं मुझे एनएलयू से ही करना है। देखो, अगर आपको लॉ करना है, आपको आगे प्रैक्टिस करनी है, एडवोकेसी में जाना है, कोई पॉइंट नहीं है कि आप 15-20 लाख रुपए दे करके आप वहाँ से फिर एडवोकेसी करने जाओ। अगर आपको ये है कि नहीं मेरे को कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, मुझे आगे स्टार्टअप खड़ा करना है या फिर मुझे आगे एमबीए करना है, तो आप आओ, तो आप बिल्कुल एनएलयू से करो। आप कैपेबल हो, आप कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप प्रैक्टिस एडवोकेसी करना चाह रहे हो और आप कैपेबल भी हो, तो देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग दैट मनी। रादर यू कैन ऑप्ट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। वहाँ का जो क्यूरिकुलम है ना, वो इनफैक्ट प्रैक्टिस के लिए ही ज़्यादा बना है। एनएलयू का जो क्यूरिकुलम है ना, उसमें भी खैर ऑप्शन रहते हैं। अगर आप बी एल एल बी को, तो इट इज़ मोर सेंट्रिक टुवर्ड्स लिटिगेशन। बट देन अगेन, जो एनएलयू है ना, मोस्टली वो थोड़ा सा ना प्लेसमेंट ओरिएंटेड ज़्यादा चलता है कि एनएलयू में बच्चे ज़्यादा जाते ही इसलिए हैं कि मैं प्लेस्ड हो जाऊं, ठीक है। बट थोड़ा सा वो सब, ये सब पुरानी सोचें हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स आप लोग को पता होने चाहिए। एंड इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया, क्योंकि ये क्वेश्चन ही लोगों को रहता है माइंड में कि एनएलयूज़ की फ़ीस इतनी ज़्यादा क्यों है। तो आज हमने खैर आई गेस आप लोग को पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये सारा, है ना। मेन रीज़न जो हमने डिस्कस किया, सबसे पहला कि एनएलयू जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाया गया है, स्थापित होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित होता है, ठीक है। तो सेंटर की कोई फंडिंग नहीं मिलती है,
स्टेट की फंडिंग कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। अब यूनिवर्सिटी को एक्सपैंड करना है, डे टू डे ऑपरेशनल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाना है। अब मैंने आपको बताया ही था कि मतलब किस लेवल पे यूनिवर्सिटी जब एक्सपैंड करती है, हो सकता है कोई एकेडमिक ब्लॉक खोले, हॉस्टल खोले, मेस खोले, ठीक है, कोई मूड कोर्ट बनाए, कोई विजिट कराए, जो भी खर्चा कर रहा है, अब वो कहाँ से करेगी, कहाँ से पैसा लाएगी? आप ही से लेगी, आपको पढ़ा रही है, आप ही से लेगी। तो ये वजह रहती है। फिर उसके बाद ऑटोनॉमस बॉडीज़ है, उसकी कोई अपनी यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ नहीं है किसी भी एनएलयू की। तो ये सारे रीज़न्स की वजह से ना एनएलयूज़ की फ़ीस ज़्यादा है। उसके अलावा भी हमने सारे ऑलमोस्ट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए और ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है कि ऑन पेपर इट इज़ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बट इट फंक्शंस मोर लाइक प्राइवेट सेल्फ फंडेड यूनिवर्सिटी। सो एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स, इट इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू दैट यू मस्ट एनालाइज योर लॉन्ग टर्म गोल्स। आगे आपका क्या गोल है, आगे आप क्या करना चाहते हो, उस हिसाब से फिर आप लोग प्लान करना, ठीक है। बाकी आपकी क्या इस विषय में आपकी क्या राय है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आर एनएलयू वर्थ द फीस? शुड गवर्नमेंट रेगुलेट फीस इन लॉ स्कूल्स? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना जरूर। डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना, उस पर भी हम काम करेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।